अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क भर में एक दफ़ा फिर कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और पहले से ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यौमिया जो केसेस हैं, नए केसेस वो 2000 से ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2664 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं कोरोना वायरस के और कोरोना वायरस से 32 अमवात हुई हैं। 6 मार्च तक जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 3 से 3.5% थी और अब ये शरह पॉजिटिव केसेस की बढ़ गई है 6.5% तक। और इसकी वजह हुकूमत ये बता रही है कि इस तीसरी लहर में जो यूके स्ट्रेन है वो उसकी निशानदेही हुई है, जो कि ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा मोहलिक भी हो सकता है। तो हुकूमत कह रही है कि जो तीसरी लहर है इसमें यूके स्ट्रेन की निशानदेही हुई है और इस हवाले से इकदाम भी हुकूमत ने उठाना शुरू कर दिए हैं। पंजाब के जो बड़े शहर हैं उनमें फिर हम देख रहे हैं कि पाबंदियां लग रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन को नाफिज किया जा रहा है। और दुनिया भर में ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, या तो आप लॉकडाउन की तरफ जाते हैं और दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि तेज़ी से लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, क्योंकि अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो वो इसी तरीके से होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है, ये बड़ी अहम बात है। हुकूमत बार बार दावे कर रही थी कि हमने डोनेशंस के ज़रिए भी वैक्सीनेशन हासिल की है, हम ख़रीदेंगे भी वैक्सीनेशन, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन इस वक्त लगाई जा रही है उसकी रफ्तार बहुत स्लो है। पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई गई और अब रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है कि जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उनको फिर वैक्सीनेशन पहले लगाई जाएगी। लेकिन इस वक्त कराची के जो आदाद शुमार है वो ये बताते हैं कि 2 लाख अफराद जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसी तरीके से पंजाब में आज शाम तक 2,07,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था, लेकिन सिर्फ 7,500 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होती रहेगी तो हमारा जो हदफ है और हम जो इम्यूनिटी हासिल करना चाहते हैं वो कैसे अचीव करेंगे, तो हमारा फोकस इस पर कितना है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर साहब ने। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। असद साहब, पहले तो ये बताइएगा, क्या ये बात फैक्ट है कि जो तीसरी लहर है वो दूसरी लहर से, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है? जी, लग रहा ऐसे ही है। इसकी जो बुनियादी हमने जब पैटी की शुरू में जब साइंस नजर आए थे तो हमें नजर आया कि चंद मखसूस डिस्ट्रिक्ट आजाद कश्मीर के और पंजाब के वहां पर पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हुई। तो उस वक्त हमारे जहन में आया कि यहाँ से ही पाकिस्तानी ज्यादा यूके में जाकर काम करते हैं और रहते हैं। तो जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो पता चला कि बिल्कुल वो जो यूके स्ट्रेन है वो इसके अंदर बढ़ता जा रहा है और वो इस वक्त डोमिनेंट स्ट्रेन हो चुका है नॉर्थ में पाकिस्तान के। और वो आपको जैसे पता है यूके स्ट्रेन फैलता भी ज्यादा आसानी से है और मोहलक भी ज्यादा है। और इसका एक और आप समझ लें कि जो उससे जिससे ये नजर आता है कि ये यूके स्ट्रेन मेनली वजह बनी है तीसरी वेव की, कि वो कराची में और सिंध के बाकी इलाकों के अंदर इतना ज्यादा अभी तक नहीं पाया जाता और इसलिए वहां पे पॉजिटिविटी रेट्स अभी तक कम है। सब यूके स्ट्रेन के हवाले से ये तो पता था कि ये फैलता ज्यादा तेजी से है, लेकिन क्या ये वाजे हो चुका है कि ये ज्यादा मोहलक भी है? अच्छा, पहले यूके में जब ये स्ट्रेन फैला तो इनिशियल फाइंडिंग्स ये थी कि फैलता ज्यादा तेजी से है लेकिन ये मोहलक ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वो उतना भी मोहलक हो जितना दूसरा स्ट्रेन है, अगर ये ज्यादा फैलेगा तो जाहिर है उसकी वजह से फिर अमवात भी ज्यादा होंगी। लेकिन रीसेंट फाइंडिंग्स ये आई हैं कि ज्यादा मोहलक भी है। और पाकिस्तान में हम चंद हफ्तों से देख रहे थे, उस वक्त हमारे पास ये तहकीक के रिजल्ट नहीं आए थे बाहर से, तो हमें उसकी वजह नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हमारा कयास यही था कि ये भी यूके स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। जो केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं, यानी हर 100 लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव हों उनमें से कितने लोगों की अमवात होती हैं, वो पिछले चंद हफ्ते से बढ़ा हुआ था उसकी निस्बत जो उससे पहले हमने चंद माह के अंदर जो शुरू के 7, 8, 10 माह थे इस वायरस के पाकिस्तान में। तो और उसकी वजह जो है उस वक्त क्लियर नहीं हो रही थी कि क्यों बढ़ गया है। लेकिन आई थिंक ये जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स बाहर से आई हैं कि इसके फर्टिलिटी के मोर्टेलिटी के रिस्क भी ज्यादा है। अच्छा, अब इस पे काबू पाने का जो हल है असद साहब, वो तो अगर आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे वो तो एक शॉर्ट टर्म हल हो सकता है, क्योंकि ये मुस्तकिल तो नहीं किया जा सकता लॉकडाउन। तो जो इसका हल है वो है वैक्सीनेशन में। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेट किया जा रहा है, लोगों को बड़ा तेजी से किया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत ये स्पीड स्लो है, बहुत सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है वैक्सीनेशन पे। तो हमारी स्ट्रैटेजी है क्या वैक्सीनेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो है लॉन्ग टर्म वही सोल्यूशन है। वैक्सीनेशन का अभी तक हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, लोग अभी तक
बहुत ज्यादा तादाद में रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। जो 60 से ऊपर की उम्र की रजिस्ट्रेशन हमने खोली थी उसमें जो लोग हैं, मेरे ख्याल में जो टोटल लोग उस आबादी के अंदर जो फॉल करते हैं उसमें से शायद 10% ने भी रजिस्टर नहीं किया है। तो जरूरत है इस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन के लिए आएं। और आपके इस प्रोग्राम की तवासुत से भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो फौरी तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराएं, ताकि सबसे ज्यादा जिनके लिए खतरा होता है उनको हम पहले वैक्सीनेट कर सकें और फिर हम खोल देंगे उससे कम उम्र के लोगों के लिए भी। ये जो आप बात करें बड़ी अलार्मिंग है कि सिर्फ 10% लोगों ने रजिस्टर किया है जिनकी एज 60 से ज्यादा है। लेकिन आर यू श्योर कि वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी है और शॉर्टेज नहीं है? क्योंकि जो नंबर्स मैंने भी बताए अपने इंट्रोडक्शन में कि कराची में 2 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं लेकिन सिर्फ 3,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसी तरह पंजाब में 7,500 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जबकि वहां पर भी 2,07,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। और इसीलिए पाकिस्तान का जो नंबर है इस खित्ते में वो वैक्सीनेशन के हवाले से बड़ा कम है। इंडिया में 100 लोगों का अगर देखा जाए तो डोजेज जो है वो 1.2 है। ये 4 तारीख का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, 4 तारीख तक का वर्ल्डोमीटर का डेटा है कि 1.2 आउट ऑफ 100 पीपल इंडिया में वैक्सीनेट हुए। पाकिस्तान 0.03 पर है, यानी कि बांग्लादेश से बहुत पीछे है, नेपाल से पीछे है, श्रीलंका से पीछे है, मालदीव से पीछे है। तो इस खित्ते में भी हम बहुत पीछे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। वैक्सीन तो आज भी मेरे पास मौजूद है। वो थोड़ा सा उनके जो इनिशियल स्टार्ट था वो अगर आप देखें इंडिया का भी वो 1% भी नहीं है आबादी का, ये 1% से जरा सा ज्यादा है। तो शुरू में इस खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन की बल्कि वाहिद मुल्क जिसके पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इंडिया है। दूसरा हमारे करीब तरीन जो है वो चाइना है जिसके पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। लेकिन इवन नाउ आज भी मेरे पास उससे ज्यादा वैक्सीन मौजूद हैं जितने लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं उसकी। तो इंडिया के हवाले से तो मैंने आज ही देखा है कि 3 करोड़ वहां पर डोजेस दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक हेल्थ वर्कर समेत जो 60 साल से अबव की एज के लोग हैं, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है? पाकिस्तान में तो इस वक्त तकरीबन कोई 3 लाख कुछ डोजेस जो हैं इस्तेमाल हुई हैं, 3.5 लाख के करीब होगा। और हमारी जो सीनियर सिटीजन्स की हमने खोली थी, जाहिर हिंदुस्तान हमसे जरा पहले भी चल रहा था वहां पे ये इंटरनेशनल से ज्यादा, क्योंकि वो दुनिया के बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से है। तो भारत की अवेलेबिलिटी भी हमसे बेहतर थी और वो वहाँ पे जल्दी भी स्टार्ट हुआ। हाँ, लेकिन इनमें सिर्फ भारत नहीं है ना, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, वहां पे भी हमसे ज्यादा डोजेस दिए जा चुके हैं। लेकिन रीजन क्या है? पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10% लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया जिनकी 60 साल से ज्यादा की उम्र है, रीजन क्या है कि लोग नहीं रजिस्टर करवा रहे अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए? लेकिन सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में सर्वेस देखते हैं, शुरू में तो लोगों को वाकई में कुछ खौफ था और उन्होंने संजीदगी से अमल दरामद भी करने की कोशिश की हिफाजती तदाबीर में पहले चंद माह में। उसके बाद तो लगता था ऐसे जैसे पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया कि कोरोना होती ही कोई चीज नहीं है। एक तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है, जब आपको डर ही उससे कोई नहीं है तो फिर आप कौन मेहनत करेगा। दूसरा थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि वैक्सीन का नया है, आहिस्ता आहिस्ता जब लगनी, जिस तरह भी 3.5 लाख के करीब मैं बता रहा हूँ लग चुकी हैं, अभी तक कोई भी एक भी सिंगल केस जो है वो सीरियस साइड इफेक्ट का नहीं आया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का शायद जो खौफ की वजह से नहीं करवा रहे वो खौफ कम होना होगा। तो उम्मीद हमारी यही है और कोशिश भी यही होगी कि इस रफ्तार के अंदर खातिर खा, थोड़ा बहुत नहीं लेकिन खातिर खा इजाफा किया जाए कि वो लोग जो रजिस्ट्रेशन के लिए सही आप कह रहे हैं कि खातिर खा इजाफा किया जाएगा। लेकिन साइड इफेक्ट्स के हवाले से पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा था, जिससे लोगों को खौफ में डाल दिया गया कि साइड इफेक्ट्स इसके होंगे तो वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है वाफर मिकदार में हमारे पास, तो क्या वजह है? अगर 60 साल से ऊपर के लोग इसको रजिस्टर नहीं करवा रहे अपने आप को, तो जो दूसरे एज ग्रुप से उनके लिए फिर ये वैक्सीनेशन क्यों ना अवेलेबल कर दी जाए अगर वो रजिस्टर ही नहीं करवा रहे अपने आप को? हम इसको थोड़ा सा शहजाद थोड़ा सा और देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि खतरा जो है वो आपने कर्व्स देखे होंगे पहले भी, जो 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग थे उसमें जो है अगर कोरोना हो जाए तो उसके नताइज जो है वो ज्यादा संगीन होते हैं। और वो फर्क थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज्यादा फर्क है। एक 30 साल या 35 साल या 40 साल के आदमी या औरत के बनिस्बत जो है एक 65 साल के या 70 साल के आदमी या औरत का खतरा जो है वो कहीं ज्यादा है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि पहले मौके में इनके लिए हम कर दें, लेकिन देखेंगे हफ्ता 10 दिन और देखेंगे, अगर उसके बावजूद भी हमें लग रहा होगा कि ये अभी नहीं आ रहे
तो फिर हम खोल देंगे, हम कम से कम 50 साल की एज पे चले जाएंगे नेक्स्ट। सही है। और 31 जनवरी को आपने ये बताया था हमारे प्रोग्राम में कि कोवैक्स पाकिस्तान जो है वो कोवैक्स का सिग्नेटरी था। एस्ट्राजेनेका के पाकिस्तान को 17 मिलियन डोजेज मिल जाएंगे इस साल के फर्स्ट हाफ में, और 6 मिलियन मिलने थे मार्च में। इसका क्या स्टेटस है? क्या ये पाकिस्तान को दस्तयाब होना शुरू हो गया? ये अनाउंसमेंट हुई थी जनवरी की 28, 29, 30 ऐसी कोई तारीख थी। उस दिन उन्होंने अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि 1,70,00,000 डोजेस जो हैं वो आ जाएंगी जून तक, और उसकी पहली फरामी जो है वो मार्च के महीने में शुरू होगी। उसमें उन्होंने मार्च का टाइम नहीं बताया था कब मार्च, लेकिन कहा था मार्च के महीने में शुरू हो जाएगी, और जून तक उन्होंने एक एग्जैक्ट नंबर दिया था 1,70,00,000 डोजेस। अब जो उन्होंने अपडेट दिया है वो 1,70,00,000 की जगह 1,60,00,000 हो गया जून तक। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मार्च के एंड से पहला उसका बैच आ जाएगा। उसमें तकरीबन 2 हफ्ते का डिले इसलिए इनके पास आया कि भारत की हुकूमत से जो एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, उन तमाम मुल्क ममालिक को जिनको उन्होंने डेजिग्नेट किया था इंडिया से सप्लाई करने के लिए, वो जो एशियन कंट्रीज थी उनका अप्रूवल नहीं आया था। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का कर दिया था, एशियन कंट्रीज। लेकिन आपको उम्मीद है कि मार्च एंड तक वो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कहा था कि $150 मिलियन हमने रखे हुए हैं रकम, ताकि हम खरीद सकें, प्रोक्योर कर सकें बाहर ममालिक से इस वैक्सीनेशन को। लेकिन पिछले दिनों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नेशनल हेल्थ सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जाके बयान दिया है कि हम कोई प्लान, कोई इरादा नहीं रखते वैक्सीनेशन खरीदने का। तो अगर इरादा नहीं रखते तो क्या पूरी रिलायंस हमारी डोनेशंस पर ही होगी? जो वैक्सीन डोनेट करेगा उसी से हम लेंगे, और अगर इस तरह है तो फिर हम तमाम लोगों को जो हमारे टारगेट में कैसे वैक्सीनेट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो है हम टारगेट करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो कि टोटल पाकिस्तानी हमने आपको बताया था कि 18 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन दुनिया में कहीं पे भी नहीं सजेस्ट की जाती। हमारी आबादी तकरीबन निस्फ आबादी जो है वो 18 साल या उससे कम उम्र की है। तो इसका मतलब कोई 11 करोड़ के करीब हमारे लोग हो गए जो वैक्सीनेशन जिनकी होनी चाहिए। उसमें हम बहुत अग्रेसिव अपने लिए टारगेट सेट करना चाहते थे कि हम कम से कम 60-70% इस आबादी का जो है उसको तो हम वो कर दें, वैक्सीनेट कर दें। जो गावी से हमें आना है वो 4.5 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन आनी है। इसका मतलब हमें फिर भी 3 करोड़ लोग, अगर हम कामयाब हुए तो तकरीबन 3 करोड़ लोगों के लिए खुद वैक्सीन हम फिर भी खरीदेंगे। इसलिए हमारी जो परचेज की जो डील्स हैं 2 मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, उसमें से एक तो फाइनलाइज हो गई है, ऑर्डर प्लेस हो गया है, और दूसरी जो है उसकी बिल्कुल लास्ट मेरे ख्याल में 2-3 दिन की बात है, वहां पे भी ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। तो अब मार्च के एंड से शुरू होके अप्रैल के एंड तक आपके पास कई लाख डोजेस जो हैं वो प्रोक्योर्ड, यानी जो खरीदेंगे हम वैक्सीन, उसकी भी आएंगे। वो जो $150 मिलियन की काबीना ने मंजूरी दी थी उसमें यह भी है कि अगर $150 मिलियन से ज्यादा जरूरत होगी तो फिर उसके अलावा दोबारा भी अप्रूवल लिया जा सकता है। तो पैसे की वजह से कोई इसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो रोकी नहीं जाएगी। सही, ये बड़ा अहम बयान आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ वैक्सीनेशन हमें खरीदनी भी पड़ेगी, और उसका एक कंपनी से मुआयदा भी हो गया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, और मार्च एंड अप्रैल से वो आना भी शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आज मुर्तजा वहाब साहब का भी ये ट्वीट आया था कि एनसीओसी को चाहिए कि वो जल्दी करे वैक्सीनेशन खरीदने में, ताकि जो फील्ड ऑफिसर्स हैं जिसमें पुलिस भी है, लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, एजुकेशनल स्टाफ है, उनको भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन दी जाए। तो आपने तो मुझे याद है प्रोग्राम में कहा था कि तमाम सूबों को इजाज़त है कि वो जो भी ड्रैप से तस्दीक शुदा वैक्सीनेशन है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि सूबे भी नहीं खरीद रहे ये वैक्सीनेशन? किसने रोका है? कल करे ना, सियासी बयान ना दिया करें। जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ है उस दिन से हमें सिर्फ सियासी बयान सुनने को मिलते हैं। मैं किसी को पर्सनलाइज नहीं करना चाहता, वो चले छोड़ दें उनको, बट उनको हम फिर अर्ज करते हैं जी जरूर, आपके सिटीजन हैं, हेल्थ जो है वो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्ट सब्जेक्ट है। वफाक की तो ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तो वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़ के जिम्मेदारी ले रही है कि हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना तो ये सूबों की जिम्मेदारी है, सूबे मंगवाएं। सही, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सियासी बात की है, तो एक और सवाल ये भी है और बड़ा अहम होगा हुकूमत के लिए कि हुकूमत इसको कैसे मैनेज करेगी। 26 तारीख से पीडीएम का लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, वो कह रहे हैं 30 तारीख तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। क्या करेंगे इस एनवायरनमेंट में? पहले जब जलसे हो रहे थे पीडीएम के, आप लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस है ना निकले, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, जलसे हुए, तो अब क्या करेंगे? रोकेंगे इन लोगों को?
उनके लिए सियासत पहले आती है। पहले अगर उनके लिए सियासी नारा उनको ये अच्छा लगता था कि सब लॉकडाउन कर दो, लोगों का रोजगार छीन लो, तो वो कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, इमरान खान जो है वो कातिल है, खूनी है, ये लोगों की जान ले रहा है। जब उनकी सियासत के लिए उनको अच्छा लगा कि धज्जियां उड़ा दी जाए कोरोना SOPs की और सारे पाकिस्तान को ये पैगाम दिया जाए कि कोई कोरोना कोई मसला ही कोई नहीं रह गया है, उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। वो तो सियासत करेंगे, उसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि उनके फैसले जो है वो सियासत की बुनियाद पे होंगे। बयान भी उनके सियासत पे होते, उनका अमल भी सियासत पे ही होता है। असद साहब, लेकिन अब स्ट्रेटजी क्या होगी? आपको रोकेंगे या उनको एहतजाज करने देंगे, लॉन्ग मार्च करने देंगे? क्योंकि जब पहले ये जलसे कर रहे थे तो पहले मुल्तान का जब जलसा था आप लोगों ने रोकने की कोशिश की और वो स्ट्रेटजी आप लोग की पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी कि वो उसके असरात बड़े नेगेटिव आए, काउंटर प्रोडक्टिव थी। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? इनको रोकेंगे या सड़कों पर जमा होने देंगे? ये पहले भी वो मुल्तान में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो बगैर पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, अपील की गई, बताया गया, सारे पाकिस्तान को पता था कि क्या सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से मुनासिब है और क्या नहीं है। लेकिन ये पहले दिन से वजीर आजम की क्लियर हिदायत थी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर वो चाहते हैं जलसे करना तो हम जलसे करने से उनको नहीं रोकेंगे, इसका आईनी हक है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें। लेकिन अपील उनको मेरी उनसे यही होगी कि क्योंकि सियासी तौर पे आपको मिलना भी कुछ नहीं है, बजाय कि सड़कों में निकलने के, लोगों की जान खतरे में डालने के, और कोई सियासी तरीका निकालें, दिल खोल के तनकीद करें, तरीके इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद PDM के हवाले से बात करेंगे। 2 रोज़ बाद सरबराही इजलास है PDM का, उसमें क्या फैसले हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे प्लस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। सेनेट चेयरमैन इलेक्शन में हुकूमत को कामयाबी भी हासिल हुई है। तो क्या इसके बाद हुकूमत ज़्यादा मजबूत हो गई है, मुस्तहकम हो गई है, या जैसे PDM कह रही है कि हमारा जो नैरेटिव था वो कामयाब हो गया है, हमारे नैरेटिव को तक़वियत मिली है? अगर PDM का ये दावा दुरुस्त है तो PDM की आगे जाके स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एतमाद का वोट लेने के बाद, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद, क्या आपको लगता है कि हुकूमत ज्यादा मजबूत हो गई है पहले से, या जो PDM का दावा है कि हमारा नैरेटिव जो था उसको मजीद तक़वियत मिली है? क्या लगता है आपको, कौन इस वक्त ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर है सियासी तौर पर? देखिए शहजाद, हुकूमत कमज़ोर हुई है या नहीं, लेकिन हिल ज़रूर गई है। और हिल एक तो कौमी असम्बली से जब गिलानी साहब कामयाब हो गए तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं था कि उनके अपने MNAs या सेनेटर्स नाराज़ हैं, बल्कि उससे कौम को और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये मैसेज भी मिल गया कि जिस तरीके से एक पेज था तो वो एक पेज उसी तरह नहीं रहा, बल्कि मैं अगर तलत हुसैन साहब के अल्फाज मुस्तार लूँ तो उससे ये साबित हो गया कि पेज तो शायद अब भी एक है, लेकिन उसके कालम 2 बन गए हैं। और ज़ाहिरी बात है कि इस हुकूमत की असल स्ट्रेंथ वही एक पेज होना था, तो वो एक पैगाम मिल गया कि वो पेज उसी तरह नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हुकूमत को इस हवाले से ज़ोफ़ पहुँचा है। जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है तो PDM का अखलाकी जो पोजीशन थी वो बड़ी कमज़ोर हुई है, और वो इसलिए कमज़ोर हुई है कि एक तो पहले उसने इस्तीफ़ों का वादा किया था, इस्तीफ़ों के मामले से PDM पीछे हट गई। फिर वो इन असम्बलियों को जाली कहती थी और उन जाली असम्बलियों से उन्होंने सेनेट को मुंतखब करवाने के अमल में हिस्सा लेके तो गोया सेनेट को भी जाली बनाने के अमल में हिस्सा लिया। तो PDM के की जो अखलाकी पोजीशन थी वो कमज़ोर हो गई है। और तीसरा, किसी हद तक जो इब्तदाई दिनों में PDM के अंदर जो हमाहंगी थी बयानिए की भी और अमल की भी, तो वो हमाहंगी को भी किसी हद तक ज़ोब पहुंचा है, उसमें भी कुछ न कुछ दरारें आ गई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पूरे अमल में जीत किसी भी ना हुकूमती साइड की हुई है और ना अपोजिशन की हुई है, बल्कि फिर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से ख़रीद फ़रोख्त हुई, जिस तरीके से कैमरे लगाए गए, फिर गिलानी साहब के मामले में जब पहले उनका और हफीज़ शेख के मामले में
हुकूमती लोग बड़ी तादाद में ज़मीर फ़रोशी के मुर्तकिब हुए, और अब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में PDM के लोग ज़मीर फ़रोशी के मुर्तकिब हुए, तो पूरी तरह एक लिहाज से सियासत बेवक़्त हो गई और पार्लियामेंट बेवक़्त हो गई। और सियासत और पार्लियामेंट का बेवक़्त होना वो इमरान ख़ान का भी नुकसान है, वो बिलावल का भी नुकसान है, वो नवाज़ शरीफ का भी नुकसान है, और वो मौलाना फजल रहमान का भी नुकसान है। लेकिन साफ़ी साहब, अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि एतमाद का वोट और जो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन थे उसमें हुकूमत की मदद की एस्टैब्लिशमेंट ने। तो अगर ये उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है तो क्या इससे ये वाज़ेह नहीं हो जाता कि आज भी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है और कॉलम भी शायद एक ही है? नहीं, देखें, एक तो ये बात भी अपनी जगह पे हकीकत है कि अगर उस साइड से मदद ना होती तो फिर ये एतमाद का वोट भी इसी तरह नहीं लिया जा सकता था और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी इसी तरह नहीं हो सकता था। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो चेयरमैन सेनेट है या इवन डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, वो इमरान ख़ान साहब के नुमाइंदे नहीं हैं। और मैं बाज़ औक़ात मुझे हैरत भी होती है कि हुकूमत किस चीज़ का जीत मना रही है। उनका बाप पार्टी से ताल्लुक़ है और जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं वो बेसिकली संजरानी साहब के नॉमिनी थे। यानी न सिर्फ ये कि संजरानी साहब ख़ुद नॉमिनी बने बल्कि उन्होंने उनको भी, अगर टेक्निकली वो शामिल हुए हैं PTI में, और नून लीग वाले ये दावा कर रहे हैं कि जी वो तो हमारे उसमें हैं और इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड में भी वो मुस्लिम लीग नून के हैं। तो उस लिहाज से मुझे तो PTI की पोजीशन की समझ नहीं आती। तो जो संजरानी साहब का नुमाइंदा बनना और फिर उनकी जीत और मिर्ज़ा अफरीदी की जीत, वो तो बिल्कुल आपके बात की तस्दीक करती है। तो साफ़ी साहब, अब आगे जाकर आपको PDM की स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है? 2 दिन बाद PDM के सरबराही इजलास भी है। कल मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया है लाहौर हाई कोर्ट ने और उसमें फैसला होगा कि उनकी जमानत मनसूख होती है या नहीं होती है। क्या आपको लगता है, जैसे कि पीपल्स पार्टी कहती थी इन हाउस तब्दीली की तरफ हमें जाना चाहिए, पंजाब की तरफ हमारी नजरें हैं, क्या इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेगी PDM, या जैसे कि मियां नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब चाहते हैं कि सड़कों पे निकले, इस्तीफे दे, ये हिकमत अमली होगी अब PDM की? देखिए, PDM एक बड़ी मुस्लिम लीग नून बन गई है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा वो एक जारहाना मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया हुआ था, और मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके जो बाकी लोग थे, ख्वाजा आसिफ साहब वग़ैरह, वो बच बचाव करके और मुफाहमत का रास्ता अपना के वो अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो वो गुड कॉप बैड कॉप, बाज़ औक़ात इस पॉलिसी का फ़ायदा भी होता है और वो ये देख रहे कि चलो अगर वो रास्ता कामयाब हो गया तो ठीक है और ये रास्ता कामयाब हो गया तो ठीक है, लेकिन वो 2 कश्तियों पे सवारी का बाज़ औक़ात भयानक नतीजा निकलता है। अब ये मैं इसलिए कहता हूँ कि PDM एक बड़ी मुस्लिम लीग नून बन गई है, तो वो इस लिहाज से कि इसमें पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि जी हमें मुफाहमत के ज़रिए, हमें सिस्टम का हिस्सा बन के और पार्लियामेंट के अंदर रह के कोई रास्ता निकालना चाहिए। उसके बरक्स मौलाना साहब और कौम परस्त जमातें और मुस्लिम लीग नून वो दूसरी तरफ थी और वो ये कह रहे थे कि हमें स्ट्रीट पावर के ज़रिए और जारहाना सियासत के ज़रिए इस सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। अब इब्तिदा में तो जरदारी साहब प्रीवेल कर गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुस्लिम लीग नून भी उसकी हमनवा बन गई और इसीलिए इस्तीफ़ों के ऑप्शन से मुस्लिम लीग नून भी पीछे हट गई। तो फिर मौलाना साहब और इन लोगों का ये था कि चलो जरदारी साहब को ये रास्ता आज़माने दे, अगर उसका कोई नतीजा निकल आया तो पवेहा। फिर ख़ुद मौलाना साहब भी उसका हिस्सा बन गए क्योंकि उन्होंने भी अपने हैदरी साहब को कैंडिडेट बना दिया। अब जब गिलानी साहब हफीज़ शेख से जीत गए तो उस वक्त तो बड़ा पीपल्स पार्टी के कैंप ने जश्न मनाना शुरू किया और वो ये कह रहे थे कि देखिए हमारा तरीका कामयाब हो गया और हुकूमत को इतना दचका आप लोगों के एहतजाजों ने नहीं पहुंचाया जितना कि हमने एक इसके। लेकिन अब सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ तो उसने फिर मौलाना और नवाज शरीफ के बयानिए को दुरुस्त साबित कर दिया और पीपल्स पार्टी वाले ज़रा वो डिफेंसिव पे आ गए हैं। तो अब आगे देखना होगा कि जो अगला इजलास है उसमें इन दोनों बयानियों का टकराव भी होगा, उस पर बहस भी होगी। तो देखना ये होगा कि आगे भी जाके
बिलावल साहब वगैरह मौलाना वगैरह को अपना हमनवा बनाते हैं या कि फिर मौलाना उनको हमनवा बनाते हैं। लेकिन इसमें एक रुकावट और भी मेरे ख्याल में कोविड की सूरत में भी आ रही है कि जो कोविड की नई लहर आ गई है, तो उसके होते हुए शायद 26 मार्च या धरने को जिस तरीके से अपोजिशन करना चाह रही थी वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे अहम इशूज़ पे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत का दावा है कि मईशत में बेहतरी नजर आ रही है, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है। रेमिटेंसेज हर माह $2 बिलियन से ज्यादा की हैं, टैक्स टारगेट अचीव हो रहा है और इसके अलावा रुपया भी दोबारा मुस्तहकम हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त इशू है हुकूमत के लिए वो है अफरात ज़र, और वज़ीर आज़म इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि महंगाई एक बड़ा इशू है जिस पर काबू पाने के लिए हमारा मुकम्मल फोकस है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि CPI के जो नंबर थे, इन्फ्लेशन के जो नंबर थे फरवरी के, वो 8.7% थे और पिछले हफ्ते की जो महंगाई के नंबर्स थे SPI वो तकरीबन 13.5% के थे। यानी कि अफरात ज़र अभी भी इस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि अफरात ज़र के नंबर्स दोबारा हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है, इसके रीजंस क्या है और वजह क्या है? वज़ीर आज़म जब कहते हैं कि हमारा मुकम्मल फोकस है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से अफरात ज़र की रफ्तार में बहुत इजाफा हुआ है और यह बहुत परेशान कुन है। अब आपने जिस तरह कहा कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तकरीबन 14% तक पहुंच चुका है और उसमें सबसे परेशानी की बात यह है कि हमारे मुल्क के जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए अफरात ज़र में तकरीबन 18% इजाफा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि खाने पीने की चीज़ों में इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो एक वजह यह है जिस पे गौर कम किया जाता है और वो ये कि मनी सप्लाई में काफ़ी इजाफा होता रहा है और इस वक्त साल में इजाफा 18% है। तो जब पैसा कम चीज़ों पे भागना शुरू हो जाता है जिस तरह कहते हैं, तो उससे कीमतों में इजाफा होता है। दूसरी तरफ हमारी ज़री पैदावार बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है और आपको तो पता है कि हम 3 चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। हम गंदम की इंपोर्ट जो है उसकी कीमत जो पड़ रही है पिछले महीने वो 2000 रुपये फ़ी मन पड़ रही है, जबकि आप प्रोक्योरमेंट 1600 पे कर रहे हैं पंजाब में, तो उससे कीमत बढ़ने की वजह समझ में आती है। दूसरी तरफ जो एक नई चीज़ है वो ये है कि पहले तो जो अब पिछले साल अफरात ज़र में इजाफा ज़्यादा हुआ था, उसकी वजह ये थी कि जिसे कहते हैं पेरिशेबल आइटम्स, यानी कि सब्ज़ियाँ फल वगैरह की कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा था, ख़ास तौर पे टमाटर और प्याज और आलू। इस साल हैरत की बात यह है कि उनमें कमी आई है, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। इजाफा हो रहा है जिसे कहते हैं नॉन पेरिशेबल आइटम्स में, और वो हैं आपके मुर्गी की कीमत आसमान तक चले गई है, अंडों की कीमत, दूध की कीमत, इस तरह की चीज़ों की कीमत, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, इन सब में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और एक सबसे बड़ी वजह जो मैं फिर से दोहराऊंगा, बहुत बड़ी वजह कि आपने बिजली की जो निरखें बढ़ाई, उसकी वजह से जो इजाफा हुआ है अफरात ज़र में, उसका 2/3 हिस्सा जो है वो सिर्फ बिजली की कीमतों के इजाफे की वजह से हुआ है। और ये बहुत ही परेशान कुन पोजीशन है कि आपने इस मर्तबा जो सबसे कम बिजली कंज्यूम करने वाले लोग थे, 200 किलोवाट आवर के कम, उन पे भी बढ़ाया है, आपने 85% बढ़ाया है। ये सरासर ज़्यादती है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपके अफरात ज़र में नुमाया तौर पर इजाफा नज़र आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि मनी सप्लाई में भी 18% का इजाफा है। अब पहले तो हम देख रहे थे कि सप्लाई साइड के इश्यूज की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा नजर आ रही, जिसका खुद आपने जिक्र भी किया है, लेकिन अब अगर मनी सप्लाई की वजह से भी अफरात ज़र में इजाफा हो रहा है
तो क्या ये मुमकिन है कि पॉलिसी रेट को इसी पे बरकरार रखा जाए, या फिर गोइंग फॉरवर्ड आपको नजर आ रहा है कि पॉलिसी रेट को बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि पहले तो ये आर्गुमेंट दिया जाता था कि पॉलिसी रेट बढ़ाने से फायदा नहीं होगा क्योंकि ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। बात यह है कि सप्लाई जो है, रुपए की सर्कुलेशन में इजाफे की सबसे बड़ी वजह हमारे कौमी बजट जो है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें जो खसारा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तकरीबन 20-22% इजाफा है उसमें इस साल, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपके मनी सप्लाई के इजाफे में वो ये हुकूमत की बोरोइंग है। और अलबत्ता प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग में या क्रेडिट की डिमांड में कोई ख़ास इजाफा नहीं है। तो ये अंडरलाइंग एक और वजह है जो जिस पे कम रुझान है, और वो ये है कि बजट का खसारा बढ़ गया है और इसकी वजह से आपके मनी सप्लाई में इजाफा इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट बोरो ज़्यादा कर रही है कमर्शियल बैंकों से। सही। तो डॉक्टर साहब, गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में हमने पिछले 2 जो सेशन से उसमें हमने कीमत नहीं बढ़ाई है यहाँ पर, उसका कितना इंपैक्ट हो सकता है? और क्या वो ऑफसेट हो जाएगा इस बात से कि रुपया भी अब स्ट्रांग हुआ है, 156 के आसपास आ गया है, जो पीक था पिछले साल में वो 168 का था? इस वक्त पोजीशन ये है कि तेल की कीमत तकरीबन $70 फी बैरल तक पहुंच चुके, और आपको याद होगा एक वक्त ऐसा भी था जबकि ये $40 से भी कम था। अब मसला ये है कि पिछले 2 मरतबा हुकूमत ने ये किया कि कीमत बढ़ाने के बजाय उन्होंने पेट्रोलियम लेवी में कमी कर दी है, मगर अब वो इतना कम हो गया, तकरीबन आधा हो गया है। और अब जब हम IMF के पास अपना प्रोग्राम वापस जा रहे हैं उसमें, तो अब गुंजाइश कोई ख़ास नहीं रही। IMF इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा आपको कि आप पेट्रोलियम लेवी को और कम करें। तो कल या परसों आपको शायद रुपए में कि ये तेल की कीमत के इजाफे की वजह से रुपए की कदर जो है पाकिस्तान में, आपकी जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 4-5-6 रुपए का इजाफा हो सकता है। अलबत्ता ये अच्छी बात है कि हमारी करेंसी स्टेबल हुई है और उसकी लेवल जो है वो तकरीबन 3 से 4 रुपए कम हुआ है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कुछ हफ्ते पहले जिन एक्सपोर्टर्स ने ऑर्डर्स बुक किए थे 160 रुपए या 162 रुपए पे, उनको नुकसान होने का ख़तरा है। इससे ये रिस्क है कि हमारे जो बरामदात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। हमें रुपए को स्टेबल रखना चाहिए, और मेरा अंदाज़ा ये है कि रुपए की कदर जो है 160 के लेवल पर मुनासिब है, और उसके नतीजे में कुछ थोड़ी सी कमी आएगी आपके अफरात-ज़र में। मगर साथ साथ ये देखिए कि जो हम खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनमें वाज़े तौर पर इजाफ़ा हो रहा है। पाम ऑयल की कीमत 30% बढ़ गई है। आपके जो स्पाइसेस हैं, जो मिर्ची वगैरह, उसकी कीमत 10-15% बढ़ी है। आपके कपास की कीमत 10% बढ़ गई है। आपके दूसरे खाने पीने की चीज़ों में 15 से 20% बाहर इजाफा हो रहा है, इसलिए कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं दुनिया भर में। चूँकि वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है और कीमतें में इजाफा हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट हम पर यकीनन आने वाले हफ्तों में ज़रूर उसका इम्पैक्ट हम पर खुदा न खास्ता पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, मजीद इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, अफरात-ए-ज़र इससे मजीद बढ़ेगी, तो कोई ऐसे इकदाम हैं जो कि फौरी तौर पे हुकूमत ले सकती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि वज़ीर आज़म कहते तो रहते हैं कि हमारा पूरा फोकस है कि महंगाई ना हो ताकि एक आम आदमी परेशान ना हो। क्या किया जा सकता है, क्या इकदाम लिए जा सकते हैं? मुझे आप एक चीज़ बताइए कि चीनी की कीमत 110 रुपए तक क्यों पहुंची है? रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि शुगर का, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि एक शुगर माफिया, क्या वजह है कि ये माफिया को आज तक आपने उनसे हिसाब नहीं लिया है? आप देखिए, अगर आप इंपोर्ट करते हैं और ड्यूटी तो आपने माफ़ कर दी, तो आपकी इंपोर्ट जो है वो 75 रुपए से ज़्यादा नहीं होती चीनी की।
तो हमारे लोकल मार्केट में 110 रुपए तक क्यों पहुंचा हुआ है? इसको ठीक करें। दूसरी तरफ जब आटे की सप्लाई बढ़ जाएगी, इंपोर्ट आप तकरीबन 2.5 मिलियन टन कर चुके हैं, इंशाल्लाह जब इसकी सप्लाई पूरी तौर पर मार्केट में आएगी तो कुछ कमी होनी चाहिए। सही। दूसरी तरफ जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का जो प्रोग्राम था, पिछले साल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 5000 आउटलेट्स बनाएंगे, हम 50 अरब की सब्सिडी देंगे, वो स्कीम उन्होंने बिल्कुल जारी नहीं की है। और नतीजा ये कि यूटिलिटी स्टोर्स एक तो बहुत कम हैं, और दूसरा जब आप लोग जाते हैं ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए वो मिलती नहीं है। तो ये जो एक मॉडल है फूड सपोर्ट का, उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने 4-5 महीने पहले अनाउंस किया था, मगर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो देखिए, मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं कीमतों को संभालने का। और आखिरी चीज़ जो मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगा अफरात ज़र के बारे में, कि लोकल लेवल पर जो प्राइस कंट्रोल का निज़ाम था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जो काम एक ज़माने में बड़ा अच्छा किया करते थे, अब तो पोजीशन ये कि आप एक दुकान से दूसरी दुकान जाएं तो कीमत मुख्तलिफ। ये कैसे हो रहा है? तो लोकल लेवल पे गवर्नेंस का बिल्कुल वाज़े तौर पर फेलियर नज़र आ रहा है। सही। डॉक्टर साहब, टैक्स टारगेट के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? 8 माह में जो टारगेट था उससे 13 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, और अब जो रिवाइज टारगेट है वो 4717 अरब हो चुका है, यानी कि जो पहले था 4960 अरब, उससे कम है। क्या ये टारगेट, अब जो रिवाइज टारगेट है, ये अचीवेबल नजर आ रहा है, या इसमें भी आपको लगता है कि अचीव करना मुश्किल होगा? देखिए, मार्च के महीने से रेवेन्यूज़ की ग्रोथ में नुमाया तौर पर इजाफा होगा, 15-20% तक जा सकता है। उसकी वजह यह है कि पिछले साल बेस जो है वो बहुत कम हो गया था कोविड के बाद। रेवेन्यूज़ में 16% कमी आई थी मार्च से जून तक। अब वो इसकी वजह से आप ये देखेंगे कि रेवेन्यूज़ में अच्छा इजाफा होगा जून तक, मगर उस इजाफे के बावजूद 4700 अरब हासिल करना मुश्किल लगता है। हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर FBR 4500 अरब तक कर ले तो वो बुरा परफॉर्मेंस नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है, बता रहे थे कि हुकूमत को क्या इकदाम लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई एक बड़ा इशू है, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। रमज़ान का महीना है तो उसमें हम देखते हैं कि दोबारा जो खाने पीने की अशियाएँ उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है। इस फैक्टर को भी हुकूमत ने देखना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।